गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं प्रीति पालीवाल आपके समक्ष व्याकरण का पाठ क्रिया लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। पहले चित्र में बच्चे पढ़ रहे हैं और दूसरे चित्र में बच्चे खेल रहे हैं। अर्थात इन दोनों चित्रों में जो मोटे चप्पे शब्द हैं वे हमें किसी काम के करने या होने की सूचना दे रहे हैं। तो वाक्य में जो शब्द हमें किसी काम के करने या होने की सूचना दे उन्हें हम क्रिया शब्द कहते हैं। बच्चों, क्रिया शब्द विकारी होते हैं, अर्थात जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष व काल के अनुसार परिवर्तन आ जाता है वे विकारी कहलाते हैं। और क्रिया शब्दों में भी लिंग, वचन, पुरुष व काल के अनुसार परिवर्तन आता रहता है। अब उदाहरण देखिए। पहला वाक्य है लड़का पढ़ रहा है और लड़की पढ़ रही है। अब इन दोनों वाक्यों में जो परिवर्तन आया है वो लिंग के आधार पर आया है। लड़का अर्थात पुल्लिंग और लड़की अर्थात स्त्रीलिंग। अब इन्हीं के आधार पर क्रिया लगी है। लड़का क्योंकि पुल्लिंग है तो क्रिया भी किसकी लगी है? पुल्लिंग की, यानी पढ़ रहा है। और दूसरे वाक्य में लड़की स्त्रीलिंग है तो उसी के आधार पर क्रिया लगी है पढ़ रही है। दूसरा वाक्य देखिए, मैं स्कूल जाता हूँ और मैं स्कूल जाऊँगा। अब यहाँ पर जो क्रिया है जाता हूँ और जाऊँगा, इसमें काल के आधार पर परिवर्तन आया है। जाता हूँ वर्तमान काल की क्रिया और जाऊँगा भविष्य काल की क्रिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रिया शब्द जो होते हैं वो विकारी होते हैं क्योंकि उनमें लिंग, वचन, पुरुष व काल के अनुसार परिवर्तन आता रहता है। क्रिया के भेद। बच्चों, वाक्य में मूल क्रिया के आधार पर क्रिया के दो भेद माने गए हैं। पहला अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया अर्थात बिना कर्म के, यानी जिन क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा नहीं होती, जैसे आना, जाना, उठना, बैठना, सोना आदि। उदाहरण देखिए, गाड़ी आ रही है। दूसरा वाक्य राम सो रहा है। अब इन दोनों ही वाक्यों में जो क्रिया शब्द हैं आ रही है और सो रहा है, ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनका कोई कर्म नहीं है। अर्थात जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर सीधा कर्ता पर पड़ता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अतः इन्हें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा भेद देखिए, सकर्मक क्रिया अर्थात कर्म के साथ, यानी जिन क्रिया शब्दों को कर्म की अपेक्षा होती है, जैसे खाना, पढ़ना, देखना आदि। अब खाना, पढ़ना, देखना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो बिना कर्म के हो ही नहीं सकती। उदाहरण देखिए, रानी सेब खा रही है। दूसरा वाक्य राम टीवी देख रहा है। अब पहले वाक्य में रानी क्या खा रही है? सेब, अर्थात यहाँ पर जो कर्म है वो है सेब। और दूसरा वाक्य देखिए, राम क्या देख रहा है? टीवी। हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जब क्रियाओं का फल क्रमशः किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। अब यहाँ पर जो क्रिया का फल है क्रमशः रानी और राम पर पड़ रहा है, अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। हम क्या या किसको का प्रश्न करके भी आसानी से सकर्मक क्रिया की पहचान कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, हमने पहले वाक्य में प्रश्न बनाया रानी क्या खा रही है, और क्या का प्रश्न करते ही हमें उत्तर जो है वो कर्म में मिला। और दूसरे वाक्य में भी क्या देख रहा है, हमें उत्तर किस में मिला? कर्म में। अतः ये सकर्मक क्रियाएं थी। बच्चों, सकर्मक क्रियाएं जो होती हैं उसके भी दो भेद माने गए हैं। पहला एक कर्मक क्रिया और दूसरा द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया अर्थात जहाँ पर एक कर्म हो। उदाहरण देखिए, मृदुला ने गाना गाया। क्या गाया? गाना। तो यहाँ पर गाना शब्द जो है वो कर्म है, लेकिन एक ही कर्म है। दूसरा वाक्य देखिए, अंशु ने सतीश को पुस्तक दी। क्या दी? पुस्तक। तो पहला कर्म क्या है?
पुस्तक। और किसको दी? सतीश को। तो यहाँ पर दूसरा कर्म क्या है? सतीश को। अर्थात यहाँ पर दो कर्म हैं, पहला पुस्तक और दूसरा सतीश को। अतः जिनमें दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक क्रियाएं होती हैं। आइए बच्चों, अब संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेदों को जानते हैं। संरचना की दृष्टि से क्रिया के 4 भेद माने गए हैं। पहला सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया और चौथा प्रेरणार्थक क्रिया। सामान्य क्रिया अर्थात जिन वाक्य में एक ही क्रियापद हो उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे मेरे भाई ने किताब खरीदी, इस वाक्य में एक ही क्रियापद है खरीदी। दूसरा वाक्य देखिए, तुम अपने काम से मतलब रखो। अब यहाँ पर भी एक ही क्रियापद है रखो। तो जिन वाक्यों में एक ही क्रियापद होते हैं वे सामान्य क्रियाएं कहलाती हैं। दूसरा भेद देखिए, संयुक्त क्रिया अर्थात दो या दो से अधिक धातुओं से बने क्रियापदों को हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब इनमें पहली जो क्रिया होती है वह वाक्य को मुख्य अर्थ देती है और दूसरी क्रिया उसके अर्थ को विशेष छवि प्रदान करती है। जैसे उदाहरण देखिए, मोहन चल दिया। अब यहाँ पर जो पहली क्रिया है चल, वह मुख्य क्रिया है और दूसरी क्रिया है दिया, जो कि इस वाक्य को विशेष छवि प्रदान कर रही है। दिया शब्द जो है वो कौन सी धातु से बनी है? देना। दूसरा वाक्य देखिए, उसने खाना खा लिया। अब यहाँ पर भी जो पहली क्रिया है वह मुख्य क्रिया है खा और दूसरी जो क्रिया है लिया वह इस पूरे वाक्य को विशेष छवि प्रदान कर रही है, जो कि ले धातु से बनी है या यूँ कहें लेना। तीसरा भेद देखिए, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया अर्थात इन क्रियाओं के मूल में कोई धातु ना होकर कोई या तो संज्ञा शब्द होता है या सर्वनाम या विशेषण। यानी कि ये जो नाम धातु क्रियाएं होती हैं वे संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से या विशेषण शब्दों से बनती हैं। जैसे हथियाना, शर्माना, अपनाना, तुतलाना आदि। अब यहाँ पर जो हथियाना शब्द जो है वह किससे बना है? हाथ से। और हाथ क्या है? एक संज्ञा शब्द है और हाथ से क्रिया बन गई हथियाना। इसी प्रकार दूसरा देखिए, शर्माना। शर्माना शब्द जो है वह शर्म से बना है और शर्म क्या है? एक भाववाचक संज्ञा। तीसरा देखिए, अपनाना। अब अपनाना शब्द जो है वह अपना नामक सर्वनाम से बना है। तो अपना से क्रिया बन गई अपनाना। और तुतलाना किससे बना है? तोतला। और तोतला क्या है? एक विशेषण। तो इस प्रकार जो क्रिया शब्द जो संज्ञा से, सर्वनाम से या विशेषण से बनते हैं। चौथा भेद देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जिन वाक्यों में कर्ता स्वयं कार्य न कर दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरित कर्ता मुख्य कर्ता होता है, ऐसे वाक्यों में प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। जैसे मदन ड्राइवर से गाड़ी चलवाता है, तो यहाँ पर कर्ता क्या है? मदन। वह क्रिया जो है वो खुद नहीं कर रहा, किससे करवा रहा है? अपने ड्राइवर से। और क्रिया क्या है? चलवाना। तो मदन गाड़ी स्वयं न चलाकर अपने ड्राइवर से गाड़ी चलवा रहा है। तो वाक्य क्या बना? मदन ड्राइवर से गाड़ी चलवाता है। तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? चलवाता है। दूसरा वाक्य देखिए, वह सेवक से सब्जी कटवाता है। अब यहाँ पर कटवाता है क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। तो यहाँ पर जो करता है वो क्या कर रहा है? सेवक को सब्जी काटने के लिए प्रेरित कर रहा है। अतः
इन दोनों वाक्यों में चलवाता है और कटवाता है प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। बच्चों, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि क्रिया जो होती है वे विकारी होती हैं और उनमें काल के आधार पर भी परिवर्तन होता रहता है। तो आइए अब हम काल के विषय में जानते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का पता चले उसे हम काल कहते हैं। और काल द्वारा हम यह पहचान करते हैं कि क्रिया हो चुकी है या हो रही है अथवा होगी। अतः हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने की सूचना मिले उसे ही हम काल कहते हैं। काल के 3 भेद माने गए हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्यत काल। वर्तमान काल अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो उस काल को हम वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण देखिए, मैं रोज शाम को खेलता हूँ। दूसरा वाक्य, बच्चे खेल रहे हैं। अब इन दोनों ही वाक्यों में खेलता हूँ और खेल रहे हैं जो क्रिया शब्द है, इनसे हमें पता चल रहा है कि क्रिया अभी चल रही है और इनमें इनके वर्तमान काल का बोध हो रहा है। दूसरा भेद देखिए, भूतकाल अर्थात क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया जो है वो बीते समय में हो चुकी है उसे भूतकाल कहते हैं। उदाहरण देखिए, सुरेश मुंबई गया था या बच्चों ने चुटकुले सुनाए। अब इन दोनों वाक्यों में जो क्रिया शब्द हैं गया था और सुनाए, इन क्रिया शब्दों से हमें पता चल रहा है कि जो क्रिया हैं वे बीते समय में हो चुकी हैं, अतः यहाँ पर भूतकाल है। तीसरा भेद देखिए, भविष्यत काल अर्थात क्रिया के जिस रूप से हमें उसके आने वाले समय में होने का या उसके करने का बोध हो उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। उदाहरण देखिए, पिताजी आज केक लाएंगे। दूसरा वाक्य, हम कल घूमने जाएंगे। अब इन दोनों ही वाक्यों में लाएंगे और जाएंगे क्रियाओं से इनके भविष्य में होने का बोध हो रहा है, अतः ये भविष्यत काल के उदाहरण हैं। काल के उपरांत चलिए बच्चों अब वाच्य समझते हैं। वाच्य को इंग्लिश में वॉइस कहा जाता है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। बच्चों, जहाँ किसी भी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों अर्थात कर्ता का प्रमुख स्थान होता है, वहीं क्रिया का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्रिया का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। कभी क्रिया कर्ता के अनुरूप होती है तो वाक्य में कभी क्रिया कर्म के, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वाक्य में जो क्रिया प्रयुक्त की गई है वह दोनों के ही अनुरूप नहीं होती। ऐसे वाक्य भाव प्रधान होते हैं, यानी कि इनमें भाव की प्रमुखता होती है और तब क्रिया स्वतंत्र होती है। चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। अनुराग पढ़ता है। अब इस वाक्य में कर्ता क्या है? अनुराग, जो कि पुल्लिंग है, और क्रिया क्या है? पढ़ता है। तो क्रिया यहाँ किसके अनुरूप लगी है? कर्ता के अनुरूप। अब इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि अनुराग के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब कहने को तो अर्थ जो है वो समान सा प्रतीत हो रहा है, लेकिन क्रिया जो लगी है वो कर्म के अनुरूप लगी है। पुस्तक जो कि कर्म है और स्त्रीलिंग शब्द है, और इसी के आधार पर क्रिया लगी है पढ़ी जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह कर्ता के अनुसार लगी है, कर्म के अनुसार लगी है या भाव के अनुसार लगी है, अर्थात क्रिया का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, वही वाच्य कहलाता है। और वाक्य में जिसकी प्रधानता होती है, क्रिया का लिंग और वचन भी उसी के अनुसार ही होता है। बच्चों, वाच्य के 3 भेद माने गए हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। कर्तृवाच्य जिसे हम इंग्लिश में एक्टिव वॉइस कहते हैं,
जहाँ क्रिया का संबंध सीधा कर्ता के साथ हो तथा क्रिया का लिंग और वचन भी कर्ता के अनुसार हो, वहाँ कर्तृवाच्य होता है। उदाहरण देखिए, राधा अच्छा गाती है। दूसरा वाक्य, रमेश काम नहीं करता। अब इन दोनों ही वाक्यों में कर्ता क्या है? राधा, और दूसरे वाक्य में कर्ता क्या है? रमेश। अब यहाँ पर जो क्रिया लगी है वो कर्ता के लिंग व वचन के अनुसार लगी है। जैसे राधा स्त्रीलिंग शब्द है, उसी के अनुसार क्रिया लगी गाती है, और रमेश पुल्लिंग है तो उसी के अनुसार क्रिया लगी नहीं करता। अगला भेद देखिए, कर्मवाच्य, यानी जहाँ क्रिया का संबंध सीधा कर्म से हो तथा क्रिया का लिंग और वचन भी कर्म के अनुसार हो, वहाँ कर्मवाच्य होता है। उदाहरण देखिए, राधा द्वारा खाना खाया गया और राम द्वारा कपड़े धोए गए। अब इन वाक्यों में क्रमशः खाना और कपड़े जो हैं वो कर्म है और क्रिया के रूप भी कर्म के लिंग और वचन के अनुसार बदल गए। अब खाना जो है वो पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया क्या आई? खाया गया। दूसरा वाक्य देखिए, कर्म क्या है? कपड़े, जो कि क्या है? बहुवचन, और उसी के अनुसार जो क्रिया है वो बदल गई, कपड़े धोए गए। तीसरा भेद देखिए, भाववाच्य, यानी कि जहाँ न कर्ता की प्रधानता हो और न कर्म की, परंतु क्रिया जो है वो उसका भाव प्रधान हो, वहाँ भाववाच्य होता है। उदाहरण देखिए, अब चला जाए, या दूसरा वाक्य देखिए, शीला से चला नहीं जाता। अब इन दोनों ही वाक्यों में क्रिया के भाव की प्रधानता है, अतः इसे भाववाच्य कहेंगे। वाच्य परिवर्तन अर्थात कर्तृवाच्य वाक्यों को कर्मवाच्य या भाववाच्य में बदलना। बच्चों, हम कुछ नियमों को ध्यान में रखते हुए आसानी से ये वाच्य परिवर्तन कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य परिवर्तन के नियम जानते हैं। पहला नियम है मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करना। दूसरा, कर्ता के साथ में से, द्वारा या के द्वारा लगाना। तीसरा नियम है क्रिया के परिवर्तित रूप के साथ में काल, पुरुष तथा लिंग के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़कर। और चौथा नियम है कर्म के साथ यदि कोई विभक्ति लगी है तो उसे हटाकर। उदाहरण देखिए, बच्चे खेलते हैं। अब जब हमने इसे कर्मवाच्य में बदला तो बच्चे शब्द जो है वो बच्चों से बच्चों में परिवर्तित हो गया। फिर हमने यहाँ पर से का प्रयोग किया, और जो मुख्य क्रिया है खेल, उसको हमने सामान्य भूतकाल में परिवर्तित किया, खेला, और उसके उपरांत जाना क्रिया का रूप जोड़ दिया, बच्चों से खेला जाता है। अगला वाक्य देखिए, मैंने पत्र लिखा। मैंने जो है वो मेरे शब्द में परिवर्तित हो गया। उसके बाद में हमने द्वारा लगाया और फिर हमने सामान्य भूतकाल में जो क्रिया थी उसको परिवर्तित किया। तो वाक्य क्या बना? मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। आइए अब कर्तृवाच्य से भाववाच्य परिवर्तन के नियम देखते हैं। पहला नियम है कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाकर, और दूसरा नियम है मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन में बदलकर और जाना क्रिया का रूप जोड़कर। वाक्य है मैं नहीं चलता। तो मैं जो करता है वो किस में बदल गया? मुझ, और उसके साथ में हमने क्या लगा दिया? से, तो शब्द बन गया मुझसे। फिर जो उसकी क्रिया थी उसको हमने किस में रखा? सामान्य भूतकाल में। मुझसे चला, नहीं जाता। जाता अर्थात यहाँ पे जाना क्रिया का रूप आ गया। अगला वाक्य देखिए, पक्षी उड़ेंगे। भाववाच्य में क्या बन गया? पक्षी से उड़ा जाएगा। तो बच्चों, हम इस प्रकार कुछ नियमों को ध्यान में रखते हुए वाच्य परिवर्तन आसानी से कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि इस
पीपीटी में जो भी विषय हमें समझाए गए हैं, चाहे वो क्रिया के भेद हों या काल के भेद हों या वाच्य के भेद हों, वो आपको समझ आ गए होंगे।